हमने जैव विधारण का एक विधारण पढ़ा था और रासायनिक विधारण। ठीक है, जैविक विधारण क्या होता है, कौन बताएगा? सर, जो जीवों की मदद से होता है। ठीक है, कौन कौन से जीव? जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं वो। ठीक है, उनके नाम तो बताओ, एक दो नाम तो बताओ, मिट्टी के अंदर रहने वाले कौन कौन से जीव हैं? खरगोश। हाँ, और वेरी गुड, खरगोश। उंदीर। उंदीर, ठीक है, और? घूस। हाँ, घूस। खरगोश, घुसी, ठीक है, ये नहीं। सब जो है उनकी वजह से, और कुछ जो कीट कीट वगैरह हैं उनकी वजह से भी होता है। जो जैविक नहीं। विधारण है वो जो वनस्पति हैं उनके जो ये है रूट्स हैं, जो उनकी जड़ें होती है, उससे भी होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे द्रवीकरण कौन बताएगा क्या होता है? कार्बनन, द्रवीकरण और भस्मीकरण, ये कौन से विधारण है? ये रासायनिक विधारण है ना? यस। चलो, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। क्या सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। रासायनिक विधारण और उसके अलग अलग जो टाइप हमने पढ़े थे, कार्बनन, फिर उसके बाद में भस्मीकरण और द्रवीकरण। सर, मैं कार्बन के बारे में बताऊं। हाँ, बताओ। जो मिनरल्स होते हैं ना वो पानी में वो विरघ होते हैं। हम्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दो, कौन से पत्थरों में होता होगा ये? हम लोगों ने किया था इसके लिए, हम लोगों ने खड़ू का एग्जाम्पल दिया था ना। जब खड़ू को आप पानी में यस डाल सर। देते हो, डिजोल्व हो जाता है पूरी तरीके से, है ना? और जब यस कार्बन सर। डाइऑक्साइड और पानी एक साथ मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन, है ना? उसके बाद हमने द्रवीकरण के लिए स्टैलेक्टाइट जो है उसका एग्जाम्पल देखा था। और जो भस्मीकरण है उसके लिए हमने ऑक्सीडेशन, लोहे का जो था, लोहे के सर, ऊपर मैं जंग लगता बताऊं है। बस। हाँ, बताओ। जो लोह लोह और ऑक्सीजन होते हैं ना हम्म। उनके अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, उसको भस्मीकरण कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन गैस है उसके प्रेजेंस में, उसके सामने जो लोहे का, लोहे के ऊपर जो गंज लगता है वो भस्मीकरण का एग्जाम्पल है। ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग विस्तृत जीज के ऊपर। ये भी हम, मैंने बताया था आपको, विस्तृत जीज यानी मास वेस्टेज। मैं एक सेकेंड आप लोगों के साथ में प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग विस्तृत झीज। मैंने आपको बताया था जब बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो छोटे छोटे उनके टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, वो जब टूटते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वीय बल की तरफ वजह से, वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर जाते हैं। ठीक है। तो जब वो नीचे जाकर जमा हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा इस तरीके का ढिगारा बना देते हैं, है ना? ये यहाँ पे बना हुआ है, देखो, है ना? यस। हाँ। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं विस्तृत झीज। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, विस्तृत यानी मास और झीज यानी वेस्टिंग। तो यहाँ से पत्थर टूट टूट कर क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। और किसकी वजह से नीचे आ रहा है? वो आ रहा है गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग विस्तृत झीज। अब ये यहाँ पे जब जमा हो जाएगा तो क्या शुरू होगा इसका? इसका शुरू होगा वाहन। वाहन यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, है ना? या तो हवा के साथ या पानी के साथ, होगा कि नहीं होगा? तो जब इसका वहन होगा तो कहीं ना कहीं जाकर ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाके इसका डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, होगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है किसका है? ये प्रोसेस है खनन का, इरोजन का, है ना? हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये होती है, इसको बोलते हैं विस्तृत झीज। आए समझ में? यस सर। अब ये जो विस्तृत झीज है ये दो तरीके से होती है। अगर स्लोप, जो ढलान है या उतार है, बहुत स्टीप है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत स्टीप है,
तो यहाँ पर बहुत जल्दी से पत्थर नीचे आके गिर जाएंगे। अगर ये जेंटल है, इस तरीके से है, तो ये धीरे 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 नीचे आते हैं। यानी यहाँ पर एक दिन में होगा, यहाँ पे दूसरे दिन होगा, यहाँ पे तीसरे दिन होगा, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो चीज होती है, जो जल्दी जल्दी पूरा का पूरा जो टूटा हुआ लूज रॉक है, जो खड़क है, वो नीचे आना शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं तीव्र विस्तृत तीव्र या जलद झीज। और जो स्लोली आता है, जो धीरे धीरे आता है, उसको बोलते हैं संथ झीज। ठीक है, ठीक है। ओके अब सर। इसका एग्जाम्पल, जो रैपिड मूवमेंट होती है या जो एकदम जल्दी से हो जाता है, वो कहाँ पर होता है? वो होता है जब लैंडस्लाइड्स आते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड का मतलब, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। ठीक है, अभी बारिश वगैरह पड़ रही थी तो आपने काफी सारी न्यूज पढ़ी होगी, पूना में, मुंबई में, यहाँ पे काफी सारा भूस्खलन हुआ है। तो भूस्खलन क्या होता है? जब बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा, पत्थर वगैरह का टुकड़ा जो है, वो पूरे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है और नीचे आके गिर जाता है। ठीक है, दरडी कोसलना, जो पत्थर होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, वो पूरे तरीके से टूटकर नीचे गिरना शुरू कर जाते हैं, जिसको रॉकफॉल भी बोलते हैं। ठीक है, लैंड सबसिडेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं जमीन खचना। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब एकदम तुरंत झटके में होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं तीव्र गति ने होनारी विस्तृत चीज। ठीक है, आया समझ? देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, ये रहे। ठीक है, तो तीव्र गति से होने वाले विस्तृत झीज में क्या क्या आएगा? रॉकफॉल आएगा, या फिर भूस्खलन आएगा, या फिर सबसिडेंस आएगा। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यहाँ पर है, देखो ये रहा, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सबको दिख रहा है ये? यहाँ पर देखो, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं, इसको बोलते हैं दरडी कोसलना। दरडी कोसलन यानी बड़े बड़े पत्थरों का नीचे गिरना, रॉक फॉल। ठीक है, उसके बाद में है भूस्खलन। भूस्खलन यानी ये देखो, पूरा का पूरा बड़ा सा जो पहाड़ का हिस्सा है, वही पूरा खिसक के नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, और ये है जमीन खचने। जमीन खचने यानी पूरी की पूरी जमीन जो है वो नीचे की तरफ धंस गई है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस सर। जो मंद गति से होता है चीज, वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग जो कहाँ पर होता है बेसिकली, ये वहां पर होगा जहां पर स्लोप्स जो होते हैं आपके जेंटल होते हैं, या वहां पे जो उतार होता है वो कम होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये हवामान अगर कोरडा है, या फिर वहां पे बर्फ पड़ी हुई है तो। ठीक है, यानी बारिश वगैरह की वजह से हो जाएगा, हवा की वजह से हो जाएगा, या फिर बर्फ की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इससे जो चीजें बनती हैं, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा है मातलोट यानी सॉइल क्रीप। ठीक है, ये सॉइल क्रीप कैसा दिखता है ये आपको दिखाता हूँ मैं। सॉइल क्रीप इस तरीके से दिखता है, ये देखो, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। ये धीरे 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 ये जो टूटी हुई मिट्टी है ये आगे की तरफ बढ़ रही है, इसको बोलते हैं मातलोट। ठीक है, आया समझ? ये कब होता है? जब आपका जो चीज है वो मंद गति का होता है, जब बहुत स्लोली काम कर रहा है ये। ठीक है, यस सर। अब जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का वो है, अच्छा, ये आप लोगों की बुक में एक केस स्टडी दी हुई है, इसको ध्यान से देख लो। ये मालीन नाम का गांव है, वहां का लैंडस्लाइड का भूस्खलन का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये भूस्खलन इस तरीके से होता है। एक टाइम पे ये पूरा का पूरा क्या रहा होगा? ये पूरा एक पहाड़ का टुकड़ा रहा होगा, है कि नहीं? और बहुत ज्यादा बारिश की वजह से जब पानी इसके नीचे से जाने लगा, तो ये टुकड़ा टूट के यहाँ नीचे जमा हो गया। इसको बोलते हैं मास वेस्टिंग, ये है झीज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? विस्तृत झीज। ठीक है, मास वेस्टिंग। तो ये कौन सा तरीका है, कौन सा वाला टाइप है ये? क्योंकि ये एकदम से हुआ है तो तीव्र झीज है, और उसमें कौन सा टाइप है ये है लैंडस्लाइड, भूस्खलन। ठीक है, अब ये जो भूस्खलन होता है ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे घर नजर आ रहे हैं। अगर किसी का घर यहाँ पे रहा होगा तो उसका घर के ऊपर तो पूरा मिट्टी पत्थर आके गिर गया होगा, तो उसका घर टूट गया होगा। हो सकता है लोग भी इसके नीचे दब गए हुए। देखो यहाँ पर भी आपको घर नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? यस। ठीक है, हाँ।
तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी पेड़ लगे हुए होंगे सारे पेड़ आ गए नीचे की तरफ टूट के, तो इसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी डिग्रेड होता है। ठीक है, तो ये काफी लॉस डिस्ट्रक्टिव होता है, काफी नुकसान पहुंचाता है, लॉस करता है प्रॉपर्टी का और जान का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपक्षरण पे या इरोजन पे। इसका नाम खनन भी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि विदारण और विस्तृत झीज मिलकर क्या बनाते हैं, खनन बनाते हैं। अब खनन यानी, खनन का मतलब होता है जब विस्तृत झीज से जो रॉक डेबरी, जो पत्थर के टुकड़े या जो खड़ू नीचे आके जमा हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जब उनको हम वहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इरोजन। तो इरोजन के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं। इरोजन के अंदर क्या क्या आ रहा है, इरोजन के अंदर विदारण भी आ रहा है और उसके साथ साथ वहन भी आ रहा है। यानी जिस जगह पर विदारण और वहन एक साथ होगा, वहां पर क्या शुरू हो जाता है, वहां पे शुरू हो जाता है खनन। ठीक है, और खनन के लिए हम लोगों को जो एजेंट्स हैं, जो अलग अलग ये हैं, क्या नाम है, कारक, जिनकी वजह से खनन होता है, वो कौन कौन से हैं? वो है बहता हुआ पानी, हिम नदी, सागर या समुद्र जिसका ये है, जल से भी, जिसके पानी से खनन होता है, या फिर वारा यानी हवा। ठीक है, ये जो कारक हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इरोजन होता है। देखो यहाँ पे नीचे बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये जो इरोजन है किसकी वजह से हो रहा है, इन कारकों की वजह से हो रहा है। ये कारक हैं आपके वहन के। सबसे पहले तो विंड, वहन, ये कहाँ पर देखने को मिलती है हमको, मरुस्थल में। हमने देखा एक जगह से दूसरी जगह रेत को लेके जाती है। दूसरा जो बहता हुआ पानी है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, नदियों में देखने को मिलता है हम लोगों को। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर काटेगी और नीचे जो मैदानी प्रदेश है वहां पर लाके मिट्टी को जमा कर देगी। उसके बाद हमको हिम नदी में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमको ग्लेशियल लेक्स देखने को मिलते हैं, या फिर हम लोगों को जो बड़े बड़े डिपोजिशन है, जिसको हम लोग मोरेन्स बोलते हैं, वो देखने को मिलते हैं। जो समुद्र का पानी है वो भी विदारण करता है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, सर हाँ जी। हमारी इंग्लिश मीडियम की कब है? इंग्लिश मीडियम की बैच, यस। इंग्लिश मीडियम का भी यही बैच है, सेम ही बैच है। इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके। ठीक है, ये देखो, ये आपको दिख रही है इमेज, ये जो इमेज है, ये वाली, ये देखो, ये कहाँ पर है, समुद्र के अंदर है। ये वाली इमेज भी समुद्र के अंदर है, इसको बोलते हैं सी पिलर। ठीक है, ये भी एक सी पिलर है। देखो ये कैसे बना होगा, ये बना है समुद्र के विदारण की वजह से। जो समुद्र है, जब वो विदारण करता है, समुद्र का पानी जो है वो विदारण करता है प्लस खनन करता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर वेदरिंग कर रहा है, इसको तोड़ रहा है। ठीक है, समुद्र का पानी जब आके बार बार इससे टकराएगा, समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, नमक होता है, तो जब आके इस पत्थर से टकराएगा तो यहाँ पर क्या शुरू होगा, यहाँ पे विदारण शुरू होगा। किस तरह का विदारण शुरू होगा, या तो वो, हाँ, ये मंद झीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो विदारण शुरू होगा, या तो यहाँ पर सोल्यूशन बन सकता है अगर ये लाइमस्टोन या चूने के पत्थर है। ठीक है, या फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये पत्थर टूटना शुरू करेगा। जब ये पत्थर टूटना शुरू करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ का जो अब जो टूट के जो इसके खड़ू नीचे गिर रहे हैं, जो इसका रॉक डेबरी नीचे गिर रहा है, तो पानी क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा। और वो जो टुकड़े हैं, उनको कहाँ पे जाके ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखो ये रहा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इसको बीच बोलते हैं कि नहीं, इस पे घूमने के लिए जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो रेत है ये कहाँ से आई, यही टूटे हुए पत्थरों को पानी लाकर यहाँ पे जमा करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहीं पर ही इसका विदारण हो रहा है, यहीं पर ही इसका वहन हो रहा है, और यहीं पर ही इसका डिपोजिशन, यानी कि यहाँ पर लाके इसको डिपॉजिट किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस चीज का है, ये पूरा प्रोसेस खनन का है। तो समुद्र का जो पानी है वो भी खनन का प्रोसेस करता है। आया समझ में आप लोगों को? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसको अगर आप लोगों को बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये पूरा पीपीटी शेयर करूंगा आपके साथ, तो ये आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। तो ये पूरा समरी है इस चैप्टर का। ठीक है,
अब जल्दी से एक बार आप टॉपिक्स देख लो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग शायद लास्ट क्लास में नहीं थे आप लोग? नहीं। हाँ, आज आपका फर्स्ट क्लास है क्या? यस। हाँ, तो आप एक बार देख लो अपने टॉपिक्स, आप देख लो। बाकी बच्चे भी एक बार टॉपिक्स को प्लीज रिवाइज कर लो। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार अपने टॉपिक्स देख लो। आपको अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है? ओके सर। ओके। जल्दी से जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स और मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस। बाकी जो मराठी मीडियम या सेमी मराठी वाले हैं, सेमी इंग्लिश वाले हैं, वो एक बार टॉपिक्स देख लो। ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसके बाद अभी आपकी क्विज लूंगा मैं। ठीक है? आप लोगों को भी कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ लो जल्दी से। हाँ ऋतुपर्णा बोलिए, हैंड रेस किया आपने। सर हमने पिछली क्लास में दहीवर देखा था ना, वो किसका उदाहरण है? क्या देखा था? दहीवर। क्या आवाज ब्रेक हो रही है? क्या देखा था? दहीवर। आप टाइप कर दो चैट बॉक्स पे। यस सर, दहीवर। दहीवर, एक सेकेंड। सर, हाँ बोलो। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का भाई, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। चैप्टर नंबर 3। हाँ, चैप्टर नंबर 3, पहला चैप्टर आपका प्रैक्टिकल का है, सॉरी। चैप्टर नंबर 3 ये है आप लोगों का एक्सोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। थैंक यू सर। या दहीवर। आप इंग्लिश में मुझे टर्म बताओगे? मैंने कोई इमेज दिखाई थी क्या आपको? यस। कौन सी? सर जो अपपर्णन था ना, उसके नीचे हाँ था। हाँ, उसके नीचे, एक सेकेंड ना। मतलब उसका थोड़ा सा ना एग्जाम्पल मेरी, था। हाँ, एक सेकेंड, मेरी मराठी थोड़ी सी वीक है। मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ है दहीवर। सर वो अपहरण के नीचे है, नीचे था। कायिक विवरण का था। कायिक विदारण में। हाँ सर, मिल गया, कुछ नहीं, आप नहीं डाउट। कहाँ पर मिला आपको? मुझे तो बताओ, मैं भी तो देखूं क्या है वो। मेरे लिए भी वो सीखना है। देखो, सर, आप लोग मुझसे ज्योग्राफी सीख रहे हो, मैं आपसे मराठी सीख रहा हूँ। हाँ, कहाँ सर पर है? जो बुक बुक है ना, उसके सेकंड पेज पर है। कायिक विदारण नाम से है और उसका एग्जाम्पल है तापमान, दहीवर, पानी। कायिक सर विदारण। शायद आपके पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में है ना? सर शायद नहीं है। नहीं है? क्या क्या है? तापमान। तापमान, दहीवर, पानी, दाब मुक्ति। पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ो एक बार। कौन सा? पेज 25 पे वो। पेज 25 पे। यस सर। टेक्स्ट बुक पे। पेज नंबर 25 पे। अच्छा, वो अपवर्णन की फोटो के नीचे है ना? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। यस सर। ऑलराइट, माय बैड। एक सेकेंड। दहीवर, हाँ, दहीवर यानी फ्रॉस्ट होता है। ठीक है? फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ओस देखी है? क्या होती है ओस? मालूम है क्या होता है? यस। घास के पत्ते, जब सुबह सुबह आप जल्दी उठते हो और अगर पार्क वगैरह में घूमने जाते हो या पौधों को देखते हो, तो उनके पत्तों पे है ना पानी के ड्रॉपलेट्स जमे होते हैं, पानी की बूंद जमी होती है ना।
यस उसको ओस बोलते हैं, है ना। हाँ, तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, उत्तर भारत में, तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो ये जो पानी की बूंदे हैं ना, ये पत्तों के ऊपर जम जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये बर्फ जमी हुई है, लेकिन एक्चुअली में बर्फ नहीं होती है, वो क्रिस्टल होते हैं पानी के। तो उसको फ्रॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रॉस्ट जो है वो ना तो बर्फ है और ना ही पूरे तरीके से पानी है। वो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है पानी का, क्योंकि अभी वो जमने जमना जस्ट शुरू हुई है। देखो मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, उसी को दहीवर बोलते हैं। ये रही, ये है फ्रॉस्ट, दिखा। यस सर। ठीक है, ये देखो, ये पत्तों के ऊपर जो पानी निकला होगा वो जमना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, तो फ्रॉस्ट क्या करती है, अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था। अगर ये मेरे पास में एक पत्थर है बड़ा सा, और इस पत्थर में यहाँ पे ये क्रैक है, ठीक है, ये एक पत्थर है इस तरीके से, पूरा का पूरा एक पत्थर का स्लैब है, और इसके अंदर क्रैक है। तो क्या होगा, इसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है, तो जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो क्या होगा, ठंड होगी रात के टाइम पे, तो ये पानी क्या करेगा, ये फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, दहीवर। और जब फ्रॉस्ट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पानी जब ठंडा होना शुरू होता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। यस सर। वो क्या करेगा, वो ये जो क्रैक्स है इनके ऊपर प्रेशर डालेगा, और दिन के टाइम पे जब ये वापस से पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा, तो ये जो पत्थर है ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। और ये जो प्रोसेस है हर दिन हर रात को होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्रैक है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये यहाँ से जो क्रैक है ये बढ़ेगा, और ये पत्थर दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वितरण होगा। आया समझ में। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलो पढ़ लिया सबने, कोई डाउट है, और किसी को कुछ डाउट है। नो नो सर। सर। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनको, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को फर्स्ट क्लास है ये, तो मुझे एक बार बता देना, मैं आपका कोई रिवीजन क्लास लूंगा, एक बार मैं मैम से पूछता हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो फिर मैं आप लोगों का एक रिवीजन क्लास ले लूंगा, जिसमें ये सारे टॉपिक्स वापस से कवर कर लेंगे। ठीक है। सर, हाँ जी, बोलो। मुझे इतना मराठी में नहीं आता है, तो आप इसको पूरा इंग्लिश में सिखा सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा आपको पूरा इंग्लिश में। अभी आपको कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको बाद में कोई क्लास वगैरह चाहिए या कोई डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक बार मैम से पूछूंगा उसका क्या प्रोविजन है। ठीक है, अभी क्या डाउट है आप मुझे वो बताओ, शुरू से ही बताना है क्या, कुछ समझ नहीं आया। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं पहले सर। था नहीं पहले लेक्चर में। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, नेवर माइंड, मैं सर। मैम से पूछता हूँ। हाँ जी, हाँ बोलो। और सर वो इंग्लिश मीडियम की क्लास अलग रहती है ना। इंग्लिश मीडियम की क्लास बेटा अलग होती थी, लेकिन फिर बीच में कुछ उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं, इसीलिए एक साथ कर दी हैं क्लासेस। एक सेकेंड, मेरे को मेरा स्केड्यूल भी देखने दो एक बार। मेरे पास में जो स्केड्यूल आया ना, उसमें दोनों इंग्लिश और मराठी और सेमी इंग्लिश दोनों का टाइम एक साथ दिया हुआ है ना। यस सर, सर। इंग्लिश मीडियम के अलग, ये इंग्लिश मीडियम की क्लास अलग अलग हो सकती है क्या? मतलब इंग्लिश मीडियम मैं वालों को एक अलग। बार बेटा पूछता हूँ, आप सब लोग जो हो वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, यहाँ पे मिक्स बैठे हुए हैं, मराठी और इंग्लिश दोनों के लोग बैठे हैं ना यहाँ पे। मैं तो इंग्लिश मीडियम वाला हूँ। ठीक है, एक मैम एक काम इसके करो, एक लिए सेकंड दो मुझे। जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार हैंड रेस कर दो बस, मुझे एक बार काउंट मिल कर जाएगा। दिया, कर दिया सर। सिर्फ एक ही ने किया है, दो हैं। ठीक है, यश बोल रहे हैं सेमी है। ठीक है, सर। और सिर्फ मराठी वाले कितने, सिर्फ मराठी वाले हैंड रेस करो। हाँ, मराठी वाले ज्यादा है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग परेशान मत हो, मैं एक बार मैम से बात करता हूँ, अगर आप लोगों की क्लास अलग हो सकती है तो हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो सेमी सर और सेमी इंग्लिश वाले का वाला क्या? जो है वो अलग क्लास होगा फिर।
ठीक है, तो फिर हम लोग ये टॉपिक शुरू से शुरू करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ ये टॉपिक, उसके बाद फिर हम लोग क्विज कर लेंगे, ठीक है? वैसे करना है? यस। ठीक, यस। एक सेकंड यस दो, सर। मैं आप लोगों के लिए बुक खोल रहा हूँ। जब तक जो मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं वो प्लीज एक बार बुक्स अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ लो, अभी क्विज करूंगा मैं आपके साथ। जो क्विज है वो भी मराठी में ही है, मैं देखता हूँ अगर इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ तो मैं जल्दी से कर लूंगा। यस सर। हाँ, मुझे एक सेकंड दो, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को अभी शुरू करते हैं उनके लिए हम लोग। ये हैंड रेस किसने किया है अभी? क्या हुआ कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है? नो सर, नो हाँ डाउट। जयराज, हाँ बोलो जयराज, क्या डाउट है कुछ? नहीं, ये लो, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, जल्दी से हम लोग ये टॉपिक्स को कवर करते हैं। आप लोग एक बार यहाँ पे समझ लेना। देखो, ये जो प्रोसेस है, ये जो चैप्टर है, इससे पहले वाला चैप्टर जो था वो एंडोजेनिक फोर्सेस का था। अगर आपकी क्लासेस अलग होती हैं तो मैं वो चैप्टर आपके लिए रिवाइज कर लूंगा। जयराज आपने हाथ रेस कर रखा है, कुछ डाउट है बेटा आपको? ठीक है, और किसने हैंड रेस किया है? सर इससे ठीक, पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो चुका है क्या? फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ हमारा, वो प्रैक्टिकल है, वो हम लोग बाद में करेंगे। सेकंड चैप्टर इससे पहले हो चुका है, बट क्योंकि आप लोगों ने क्लासेस आप आज से शायद शायद ज्वाइन कर रहे हो आप लोग, तो मैं एक बार मैम से पूछता हूँ अगर वो रिपीट हो सकता है चैप्टर या रिवाइज कर सकते हैं उसको, तो ठीक है। यस। ठीक है, हाँ। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले देखते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होती हैं या प्रोसेस क्या होते हैं। एक्सोजेनेटिक, उसका नाम ही बता रहा है, एक्सो यानी बाहर, जो बाहर की तरफ से काम करता है। ठीक है, अब अर्थ के ऊपर दो तरीके के प्रोसेस काम करते हैं। हाँ जयराज, हैंड रेस किया है आपने, आप बोलो। अगर कुछ आपका कुछ ऑडियो वगैरह का प्रॉब्लम तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो अगर कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो इंग्लिश मीडियम वाले, और अगर मराठी मीडियम वालों को भी देखना है तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। ये आपकी अर्थ है, अर्थ के अंदर दो तरीके के फोर्सेस काम करते हैं। एक है जो अंदर से काम करता है जिसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक। ये जो फोर्स है वो कौन कौन सा फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के अंदर से काम कर रहा है। उसके साथ साथ अर्थ के अंदर जो मेंटल वाला पार्ट है उसके अंदर मैग्मा मिलता है हम लोगों को। आपको अर्थ के लेयर्स मालूम है ना, अर्थ का लेथोस्फेयर होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो जो मेंटल है उसके अंदर सारा लिक्विड फॉर्म में मैग्मा फ्लो कर रहा है। तो ये जो मैग्मा है जब ये फ्लो करता है बहुत हाई स्पीड के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये कन्वेक्शनल करंट जनरेट करता है। अब ये जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, ये इसका एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अगर आप लोग चाय बनाते हो घर में, तो जब पानी गर्म करते हो और उसमें चाय पत्ती डालते हो तो आप देखते हो कि चाय पत्ती नीचे जाकर वापस ऊपर की तरफ आ रही है कि नहीं? ऐसा होता है, देखा है कभी? यस सर। ठीक है, तो ये जो चाय पत्ती नीचे जाती है और फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ आती है, और फिर धीरे से पानी नीचे से ऊपर की तरफ गोल गोल घूमकर, इस तरीके से गोल गोल घूमता है पानी। ठीक है, और इस तरीके से गोल गोल घूमकर पूरा पानी आपका ब्राउन होने लगता है, चाय पत्ती का कलर लेता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल गर्म हो रहा है और ऊपर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ठंडा नीचे आ रहा है, फिर वो गर्म होकर ऊपर जा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो अर्थ के अंदर जो प्रोसेस है उसमें कन्वेक्शनल करंट्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हिलना शुरू करती है। ठीक है, तो जब ये मूव होती हैं तो उसकी वजह से हमको देखने को मिलता है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती है जो अर्थ की सरफेस पे हो रही है। उन प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेस। तो एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से पृथ्वी के अंदर से, जो अर्थ का अंदर इंटीरियर वाला पार्ट है, वहां से फोर्सेस बाहर की तरफ निकलना शुरू करती हैं। ठीक है, इसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि अगर दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराई और एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं फोल्ड माउंटेन। अगर दो प्लेट हैं वो एक दूसरे से अलग मूव करी इस इस तरीके से, तो हम लोगों को मिलते हैं यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन। ठीक है,
तो इस तरीके से जो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज है उनको ओरिजेनिक एक्टिविटीज बोला जाता है। वो पार्ट है एंडोजेनिक मूवमेंट्स का। दूसरा जो पार्ट है जिसकी वजह से अर्थ का लैंडफॉर्म चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर ये पहाड़ है, इसके ऊपर हवा चलेगी, हवा यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे बारिश पड़ेगी, बारिश की वजह से जो पानी है वो यहाँ से नीचे फ्लो करना शुरू करेगा तेजी से, वो बीच में जो पत्थर आएंगे उनको तोड़ना शुरू करेगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, धीरे धीरे इस पहाड़ की हाइट को कम करता रहेगा। ठीक है, और थोड़े थोड़े मतलब कि कई हजार सालों बाद हो सकता है ये पहाड़ यहाँ पर ना मिले और आपको एक सपाट मैदान देखने को मिल जाए। तो ये पहाड़ कहाँ चला गया, ये पहाड़ गायब हो गया, किसकी वजह से, एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से। अब जब ये पहाड़ टूटेगा तो इसके टूटने के बाद जो पत्थर वगैरह जमा होंगे, जो मिट्टी बनेगी वो कहीं ना कहीं तो जाके डिपॉजिट होनी चाहिए। तो जहां जाके डिपॉजिट होगी वहां पे एलिवेशन बन जाएगा, यानी ये पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है डेजर्ट में या रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जो सैंड ड्यून्स होते हैं इस तरीके से होते हैं ना, ये सैंड ड्यून्स हर दिन अपनी जगह चेंज करते हैं। आज यहाँ पर है, कल ये सैंड ड्यून यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला सैंड ड्यून यहाँ पर आ जाएगा। किसकी वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं ये कैसे दिखते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं सबको। ठीक है, तो ये यस आज यहाँ पर दिख रहा है, कल ये आगे की तरफ कहीं चला जाएगा, परसों कहीं और चला जाएगा। तो ये फिक्स नहीं होते हैं, ये हमेशा जगह चेंज करते रहते हैं। किसकी वजह से जगह चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है। अब ये जो शेप है इसका किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ से हवा चली है, ये ऊपर से उड़ गई। तो हवा ऊपर से उड़ गई तो यहाँ पर आपको स्लोप मिल गया, यहाँ पे देखो पूरा खड्डा है क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो ही नहीं पाया। आया समझ में। यस तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग सबसे पहला स्टेप है इरोजन के लिए। वेदरिंग में क्या होता है, वेदरिंग में अलग अलग जो एजेंट्स हैं, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसकी वजह से पत्थर टूटना शुरू करता है। तो जब पत्थर टूटना शुरू करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेदरिंग। अब जब पत्थर टूटेगा तो उसके साथ जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े नीचे गिरते हैं उसको हम बोलते हैं डेबरी या वेस्टेज, मास वेस्टेज। ठीक है, तो ये जो मास वेस्टेज है या डेबरी है ये क्या करेगा, ये जब नीचे आके गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स केस में तो उसको हम लोग बोलते हैं मास वेस्टेज। वो क्या बोलते हैं उसको, मास वेस्टेज बोला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब ये नीचे गिरेगा। और जब इसके ऊपर हवा वगैरह काम करना शुरू करेगी, पानी काम करना शुरू करेगा और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है वेदरिंग या विदरण, उसके बाद हो रहा है मास वेस्टेज वेदरिंग की वजह से जिसको बोलते हैं झीज, और उसके बाद में हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन जिसको बोलते हैं वहन। जब वेदरिंग, मास वेस्टेज और ट्रांसपोर्टेशन एक साथ मिल जाती हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इरोजन। क्या बोलते हैं उसको, इरोजन। और इरोजन के अलग अलग एजेंट्स कौन कौन से हैं, इरोजन के एजेंट्स हैं मूविंग एयर जिसको विंड बोला जाता है, मूविंग वाटर जो आपको रिवर में देखने को मिलता है या ओशन में देखने को मिलता है, या फिर ग्लेशियर्स जो कि आइस की शीट्स होते हैं। आए समझ में। यस सर ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स देखे हैं वेदरिंग के, तो वो अलग अलग टाइप्स आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से, आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना और नेक्स्ट क्लास में अगर आपकी इंग्लिश की होती है तो फिर उसके अंदर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो टेंशन मत लो आप लोग, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यस सर। देखो ये सबसे पहली वेदरिंग है जिसको मैकेनिकल वेदरिंग बोला जाता है। मैकेनिकल वेदरिंग किसकी वजह से होती है, मैकेनिकल वेदरिंग, इसका नाम ही बोल रहा है मैकेनिकल, यानी क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर पत्थर का मूवमेंट होगा। अब मूवमेंट किसकी वजह से होता है, या तो टेम्परेचर की वजह से होगा, या तो इनके क्रैक्स में, ये जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनमें पानी आके भर जाएगा और जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वो क्रैक्स के ऊपर प्रेशर डालेगा। सुबह के टाइम पे जब पानी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि हीट ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये जो पत्थर है अपना ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश करेगा। तो जब ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होता रहता है तो उसकी वजह से क्या होगा, पत्थर टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये पत्थर टूटता है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो कंटिन्यूस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। और मैकेनिकल वेदरिंग में जहाँ पे सिर्फ पत्थर होता है और टेम्परेचर की वजह से होता है वहां पर होता है एक्सफोलिएशन, इस तरीके से। ठीक है, एक्सफोलिएशन यानी जो आपके प्याज होती है, प्याज के अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, उसको हम लोग एक्सफोलिएशन बोलते हैं। तो ये जो पत्थर है ये लेयर्स में टूटना शुरू करेगा। ठीक है, जहाँ पे बारिश पड़ती है वहां पर आपको इस तरीके का ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा।
ठीक है, यह है मैकेनिकल वेदरिंग। इसके बाद में आती है केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो पानी होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके अंदर सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो कुछ पत्थर होते हैं जिनके अंदर कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा होता है, किसी के अंदर मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा होता है। तो जब पत्थर इन चीजों के ऊपर पड़ेगा तो क्या बनाएंगे, पत्थर रेडिली उसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक केमिकल बनाता है जिसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। कौन कौन से नाम दिए हम लोगों ने, अगर मेरे को पानी और कार्बोनेट्स मिले तो मेरे को मिलेगा कार्बोनिक एसिड, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, पत्थरों में। अगर उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा है और पानी के साथ में होता है तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, ठीक है। जिन पत्थरों के अंदर मेटालिक कंटेंट ज्यादा होता है, खास करके आयरन, तो वो पानी के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगा, रस बनाएगा, जो कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो ये जो केमिकल वेदरिंग है उसके अंदर या तो ऑक्सीडेशन, या तो सोल्यूशन, या तो सॉल्ट वेदरिंग, यह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरा जो वेदरिंग होता है वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रोडेंट्स यानी कि वो जानवर जो जमीन के नीचे होल बना के रहते हैं, जो बरोइंग एनिमल्स है ना, जैसे रैट हो गया, रैबिट हो गया, उसके बाद में मंगूस हो गया, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, जैसे अर्थवर्म है, रेडवर्म है। उसके बाद में जो चींटियां वगैरह जो एंटिल बनाती हैं, स्नेक्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, ये सारे के सारे बरोज बना के रहते हैं। तो जब ये बरोज बनाना शुरू करते हैं तो क्या करेंगे, ये मिट्टी को खोदना शुरू करेंगे, पत्थर को तोड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और कभी कभी इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनकी भी रूट्स जो हैं वो पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देती हैं। तो जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पत्थरों को तोड़ना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। आए समझ में इतना, मैं बहुत जल्दबाजी में आपको करवा रहा हूँ, आई नो दिस थिंग, लेकिन मैं सिर्फ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इज दिस क्लियर, आ रहा है समझ में? यस सर। यस ठीक है, सर। बस इतना ही हम लोगों ने किया था इसके अंदर कि अलग अलग फैक्टर्स क्या क्या करते हैं, ये आपकी वेदरिंग है, और बाकी का चैप्टर आज हम लोगों ने किया, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, आज हमने पढ़ा मास मूवमेंट्स के बारे में, इसको मास वेस्टिंग बोलते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो लास्ट वाला पार्ट है, इरोजन, ठीक है, इरोजन के बारे में पढ़ा। क्लियर है ये? यस। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। मैं मैम से बात करता हूँ, अगर आप लोगों का अलग से क्लास शेड्यूल हो सकता है तो आपका क्लास अलग से शेड्यूल करके उसमें हम लोग क्लासेस लेंगे। तो वो क्लास होगा मेरे ख्याल से सेमी इंग्लिश वालों और मराठी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। जो मराठी मीडियम के बच्चे उनको समझ आ गया ना चैप्टर? यस सर। चलो ग्रेट। अब हम लोग एक क्विज करते हैं जल्दी से, लेकिन एक क्विज मेरे पास में मराठी में है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जस्ट ट्राई करना, अगर आप लोग कर सकते हो तो। अगर आप लोग इसके आंसर्स दे सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए मैं अलग से क्विज बना लूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं बस लिंक क्विज खोल रहा हूँ, उसके बाद में आप लोग इसको करना शुरू करना। चलो, ये क्विज दिख रही है सबको? यस सर। चलो गुड, एक एक करके आंसर देना शुरू करो। चलो, कौन बताएगा पहला वाला? ये मेरे ख्याल से पिछली बार भी ये इसके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट करते हैं। चलो, हाँ मैम मैं ऋतुपर्णा सर, मैं ऋतुपर्णा हाँ, ऋतुपर्णा बताओ, आंसर दोगे? किसको नहीं दिख रही है क्विज? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अर्षिता, आपको क्विज नहीं दिख रही है? दिख रही सर। प्रीति, आपको सर दिख रही है? नहीं, दिख रही सर सबको। चलो चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो हाँ, पहले का आंसर आप लोग दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने, हाँ डी, ठीक है, करेक्ट आंसर है, गुड। चलो नेक्स्ट, खालीलपैकी कोणते तृतीयक भूरूप म्हणून ओळखले जाते? तृतीयक यानी टर्शरी कौन से हैं? ये तो पिछली बार भी किया था हम लोगों ने। टर्शरी कौन से होंगे? कौन बताएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। वाळूच्या ऑप्शन टेकड्या। नंबर डी, ऑप्शन नंबर पहाड़ों से ए। टेकड़े होना चाहिए। पर्वत कैसे? पर्वत तो प्राइमरी हो जाएंगे ना भाई, प्राइमरी होंगे सर, पर्वत। उसके बाद हाँ, ऑप्शन नंबर ए, गुड। इसको समझो, देखो, जो प्राइमरी लैंडफॉर्म्स हैं वो टेक्टोनिक मूवमेंट से बनते हैं। जब प्लेट्स जो हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, या तो एक दूसरे से अलग होंगी या एक दूसरे से टकराएंगी, तो प्राइमरी लैंडफॉर्म्स बनेंगे,
पहाड़, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके बाद जब इरोजन होगा तो ये लैंडफॉर्म्स टूटेंगे और दूसरे लैंडफॉर्म्स बनेंगे, जैसे कि मैदान। और जब मैदान वगैरह के ऊपर ही आप लोगों का या मरुस्थल के अंदर जब इस तरीके से बालू के या सैंड के बड़े बड़े ड्यून्स बनने शुरू होंगे तो उसको टर्शियरी लैंडफॉर्म बोलेंगे हम लोग, तृतीयक। ठीक है। यस सर। चलो ये बताओ, खडकांचे अपपर्णन एक्सफोलिएशन होण्याचे मुख्य कारण काय आहे? मुंग्यांचे वरून. सी। नो। एक्सफोलिएशन में मुंगिया कहाँ से आ गई? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नंबर डी। ठीक है, करेक्ट। मतलब मुंगिया कहाँ से आ गए? मुंगिया तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में आएंगे ना, जैविक में आएंगे वो। ठीक है। यस सर। चलो ये वाला बताओ, ये दमट हवामानाच्या, दमट याने ह्युमिड है ना, प्रदेशात प्रामुख्याने कोणते विदारण दिसून येते? रासायनिक विदारण। ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक विदारण। ऑप्शन गुड, नंबर ए सर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। चलो नेक्स्ट, पाणी गोठल्यावर त्याच्या आकारमानात काय बदल होतो? जमने के बाद क्या होता है? अभी मैंने बताया आप सबको, क्या ऑप्शन होता नंबर है? डी आकारमान वाढते। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी. वेरी गुड। उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। चलो अगला, सागरी गड्यांच्या पायथ्याशी खडकांचा पृष्ठभाग मधमाशाच्या पोळ्यासारखा का दिसतो? क्यों दिखता है वो? गोल गोल क्यों दिखता है? हम लोगों ने देखा है उसका, तो किसकी वजह से होता है वो? क्षाराच्या बता सॅप्टिक. दूंगा मैं आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए. स्फटिकीकरण, वेरी गुड। किसकी वजह से? सॉल्ट की वजह से होता है, क्षार की वजह से होता है। यस, वेरी गुड। ठीक है। क्या होता है, पानी जो है बार बार जब जाके देखो, जब सॉल्ट वाटर उससे टकराएगा तो क्या होगा, वहां छोटे छोटे खड्डे हो जाएंगे, और उसके अंदर जब पानी जम जाएगा तो क्या होगा, अगले दिन इवेपोरेशन होगा तो पानी उड़ जाएगा, उसमें सॉल्ट रह जाएगा, और सॉल्ट जब वापस से टकराएगा तो खड्डों को बड़ा करता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है वहां पे, है समझ? चलो गुड। आगे यस सर। ये वाला नेक्स्ट कौन बताएगा? कणात्मक विदारण. ऑप्शन नंबर सी. कणात्मक विदारण, सी। चलो गुड। नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा है, बताओ जल्दी, अभी बताया मैंने। ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सी। सी। डी, डी नहीं होगा बेटा, कैसे डी होगा? कार्बोनेट कब बन रहा है? बी. सी होगा। सी कार्बोनेट वहां पे बन रहा है। बी में तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है ना, कहाँ से हो गया कार्बोनेट? कार्बोनेट आपका CO3 होता है। ठीक है। चलो ये वाला, ऑप्शन नंबर ए. रासायनिक, वेरी गुड, सही है। ये वाला, भस्मीकरण। ऑप्शन ए। गुड, भस्मीकरण। अभी रिवीजन जब किया था हम लोगों ने, रिवाइज किया तभी पढ़ा इसके बारे में। हाँ चलो, ऑप्शन डी जैविक विदारण। ऑप्शन डी. वेरी गुड। हाँ, ये पुराने फोर्ट्स वगैरह पे आपको देखने को मिलता है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें जो हैं वो पुराने पत्थरों के बीच में घुस जाती हैं, तो उसको जैविक विदारण बोलते हैं। हाँ ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर. बी कैसे होगा? बी कैसे होगा? ऑप्शन जैविक विदारण। ऑप्शन नंबर सी. आपने हाथ रेस कर रखा है, बताओ। जैविक विदारण। ऑप्शन नंबर जैविक सी। विदारण, उसका नाम ही तो बता रहा है उसका, क्या होगा? वो लाइसेन है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो क्या होगा? जैविक विदारण होगा ना। सर. हाँ जी बोलो, कौन है?
इंग्लिश मीडियम की भी क्विज होने वाली है। इंग्लिश मीडियम की क्या क्विज होने वाली है। करनी है? मैं करूं, बनाऊं क्वेश्चन उसके? बनाओ सर। बनाता हूँ, चलो ठीक है, बना रहा हूँ। जब तक मराठी मीडियम वाले इसका आंसर दो, मैं 2 मिनट दो मेरे को, मैं क्विज बनाता हूँ आप लोगों के लिए। इसका आंसर दो जल्दी, जो क्वेश्चन है मराठी मीडियम वालों के पास। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड ना, नंबर बी। एक ऑप्शन चीज नंबर डिसाइड करो, बी या सी। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यस। सी है। चलो मैं नेक्स्ट। हम्म सर ऑप्शन नंबर बी मंद गतीने होणारे नंबर ऑप्शन बी। नंबर बी मंद गति से कैसे है वो? मालिन में क्या हुआ है? लैंडस्लाइड हुआ है ना, भूस्खलन। भूस्खलन धीरे 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 होता है क्या? 5-6 दिनों में होता है या एकदम से हो जाता है? विस्तृत झीज। ऑप्शन ए। ऑप्शन तीव्र नंबर गति ने होनारी विस्तृत झीज। अभी तो पता है आपको, भूस्खलन तो तुरंत हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब में हो गया। सर ऑप्शन नंबर ए। ए होगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सोच के आंसर दो। सर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सॉइल नंबर क्रीप होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन ही दिख रहा होगा, हाँ अब दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बी बी। बी। एक सेकेंड ना, बी गलत है। पढ़ो इसको, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर देखो। क्वेश्चन क्या है? खड़क छिन्न भिन्न होन फुटने आती। तो छिन्न भिन्न कब होते हैं? जब उसके अंदर फ्रॉस्ट जमेगी, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एक साथ। चलो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नो सर एक ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन ए ए, सर दाब नक्की। ए करेक्ट है, गुड। नेक्स्ट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 2 मिनट वेट करो, बस बन रही है ना क्वेश्चन, मैंने जनरेट कर दी है। 2 मिनट का टाइम लगेगा। चलो बोलो। हाँ ऋतुपर्णा बताओ, हैंड रेज किया आपने। कायिक विदारण। सर ऑप्शन सी। सी सही है, गुड। नेक्स्ट। अभी बताया था मैंने आपको ये। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सी या बी? बी। बी बी। गलत है, सी है सही आंसर। चलो अगला। भक्षक पाणी भक्षक प्राणी सारी सारी खनन प्राणी खनन प्राणी खनन खनक प्राणी। प्राणी। खनक प्राणी पक्का? सही है, गुड। ठीक है, चलो अगला। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपकी क्वेज का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? जल्दी बताओ इसका आंसर, फिर इंग्लिश मीडियम वालों की चालू करता हूँ मैं। बन गई है उनकी क्वेज की। बताओ। पर्वत पठार उत्तर प्रकार ची, हाँ कौन से हैं, कौन से हैं ये? ऑप्शन नंबर सी। सी। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, सी है ये। जी पहला सर। पहाड़ वगैरह बनते हैं, ठीक है? पहले तो आपकी जो प्लेट्स वगैरह हैं वो बनेंगी, सेकंड में पर्वत पठार वगैरह बनेंगे, उसके बाद इरोजन वगैरह होगा, जब डिपोजिशन होगा तो तृतीयक बनता है, ठीक है?
चलो गुड। ओके अभी सर। मैं इसका लिंक आपको शेयर करता हूँ और अभी इंग्लिश मीडियम वालों की क्विज शुरू करता हूँ मैं। 1 सेकंड दो मेरे को बस, ठीक है? उन लोगों की भी क्विज ले लूँ मैं ओके सर। और उसके बाद में फिर एनीवन विद द लिंक, ठीक है? इसका लिंक मैं आप लोगों के रिस्पेक्टिव क्विजेस का है ना डाल दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करते रहना। हाँ सर। चलो भाई इंग्लिश मीडियम वालों बताओ इसके आंसर्स। आ रही है कुछ, आ बस रही है, लोड हो रही है, रुको। चलो दिखेगी अब, दिखी? दिख रही है सबको? चलो हो जाओ। नहीं दिख रही? नो यस सर, दिख रही है। हाँ, चलो बताओ पहले का आंसर कौन बताएगा? Which set of forces is primarily responsible for driving सर ऑप्शन exogenetic नंबर बी, processes on the सोलर Earth's एनर्जी surface? ग्रेविटेशन। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, सही है एकदम, बुक में दिया हुआ है पहली पेज पे। चलो सेकंड क्वेश्चन, which of the following is considered a tertiary landform created by external processes? ये तो आपको समझ आया होगा, अभी डिस्कस ही कर रहे थे। चलो बताओ कौन सा है टर्शियरी प्लेटफॉर्म, कौन सा है इसमें? टर्शियरी प्लेटफॉर्म में हमेशा याद रखना इरोजन प्लस डिपोजिशन, इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म इरोजन और डिपोजिशन से बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए, माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज जो है वो डिपोजिशन से नहीं बनता है, वो ओरोजेनिक एक्टिविटी से बनता है। ये हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी बता दूं, दो प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं या दूर हटती हैं तब बनता है। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी लैंडफॉर्म हुआ ना, डेल्टा। डेल्टा होगा। क्यों? डिपोजिशन से तो डेल्टा ही बन रहा है ना, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मैकेनिकल वेदरिंग जनरली द डोमिनेंट प्रोसेस? अभी बताया था मैंने आप लोगों को ये तो। शाबाश, चलो जल्दी ट्राई करो। मैकेनिकल वेदरिंग मैंने आपको बताया था ना किसकी वजह से होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स। तो कब होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन? पत्थर मेटल की तरह होता है, मेटल जो है कब कॉन्ट्रैक्ट करता है? जब ठंडा होता है। कब एक्सपैंड करता है? जब गर्म होता है। और गर्म और ठंडा कहाँ पर होता है एक साथ? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्लोज है, सही है? नहीं है, कहाँ पे होगा? एरिड क्लाइमेट्स में, ठीक है? एरिड क्लाइमेट यानी कि अगर आप लोगों ने रेगिस्तान के बारे में पढ़ा है तो आपने देखा होगा, आपने एक चीज पढ़ी है कि नहीं, आई डोंट नो, डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, जिसको डायरनल टेम्परेचर बोलते हैं। पढ़ा है ये चीज? पढ़ा है? दिन के टाइम पे टेम्परेचर पहुंच जाता है 40 डिग्री और शाम के टाइम पे टेम्परेचर हो जाता है 15 डिग्री, यस सर। है ना? तो ये जो वेरिएशन है 25 डिग्री की, ये ठंड है, ये गर्मी है। तो यहाँ पर दिन के टाइम पे पत्थर जो है वो एक्सपैंड करेगा, शाम के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से आपको इस तरीके का जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, the process where the outer layers of a rock peel away due to temperature induced tension is known as? करो करो, ट्राई करो। आई अंडरस्टैंड आप लोगों का चैप्टर नहीं हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आंसर्स आ जाएंगे। कब पीलिंग होती होगी? पीलिंग यानी टूट टूट के गिरना, है ना? पील यानी लेयर बाय लेयर निकलना। मैंने आपको प्याज का एग्जांपल दिया था, है ना? और जो प्याज का एग्जांपल दिया, प्याज यानी अनियन, कांदा, उसके अंदर लेयर्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है? चलो, why does frost cause rocks to break in areas where temperature drop below 0 डिग्री सेल्सियस? इसका तो रीजन आप बता सकते हैं मेरे को। चलो, ये तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है, बताओ क्या कारण होता होगा इसका? फ्रॉस्ट कब होता है? अभी मैंने आपको बताया फ्रॉस्ट कब बनता है। एक्सक्यूज मी मनीष सर, ऑप्शन ए। यस मैम। सर टाइम हो चुका है। यस मैम, 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10 8। 10
टाइम हो गया मैम? हाँ जी, बस ये खत्म कर रहा हूँ मैम मैं। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलो ऑप्शन ए सर ऑप्शन नंबर सी। सर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, वाटर का वॉल्यूम जो है दैट इंक्रीजेस व्हेन इट फ्रीजेस, जिसकी वजह से इंटरनल प्रेशर बनता है। वेरी गुड, चलो ठीक है, चलो टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वालों का डाउट है मैं एक बार क्लियर करता हूँ। आई विल गेट बैक टू यू। मराठी मीडियम वाले नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, ठीक है? ओके सर। चलो बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय, गुड गुड नाइट।